हमारे ब्रज में अद्भुत चीज़ देखने को मिलेंगी आपको। हमारे जो 4 धाम बोलते हैं ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमारे ब्रज में ही हैं। क्या बात कर रहे हो? मुझे पहले पता नहीं था कि मैं इंडिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। तो अचानक ही बाद में पता चला कि ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा। अच्छा! ऑल्टो चल तो जाती है यार, ऑल्टो में बात तो है कुछ। तो ये बताओ यार, जैसे ये पूरा जो आपने इंडिया में टूर किया है ये, तो इसमें सबसे मुश्किल जगह आपके लिए कौन-सी रही थी? दमन-दीव का जो आपने नाम लिया, वहाँ हमसे इंडिया टूर की सबसे बड़ी गलती वहीं हुई थी। रिसर्च जो थी प्लानिंग उसमें थोड़ी-सी मिस्टेक ये हो गई। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ तुम्हें, मेरे को ना ऐसे रास्ते याद नहीं होते। मतलब नेविगेशन ना हो तो कभी-कभी मैं अपने खुद के घर का रास्ता भी भूल जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार जैसे मुझे रास्ते याद नहीं होते, तो एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जिसको पूरे देश के रास्ते याद हो। तो आज जो हमारे गेस्ट है, उनके पास रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड होल्डर है भाई। उनके पास है भाई, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, क्योंकि उन्होंने 42 दिन के अंदर इंडिया की सारी सड़कें नाप डाली, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो मुझे लगता है कि आपने उनका नाम सुना हुआ होगा। फिर भी औपचारिकता के तौर पर मैं उनका नाम लेता हूँ और उनको अपने इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करता हूँ। तो विद लव एंड with a lot of excitement, let's welcome on our podcast मनीराज भाई। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनीराज भाई कैसे हो आप? बस सर बढ़िया। सही चल रहा है जीवन? चल रहा है सर, कृपा है ऊपर वाले की। हाँ ये बात तो है, आप ब्रजवासी हैं। हाँ एक चीज मैं आपके बारे में बताना भूल गया कि ब्रज से हैं आप। बिल्कुल सर। तो ब्रज के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं? क्या है कि सर हमको ब्रजवासी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम ब्रज से बिलोंग करते हैं। ब्रज बोले तो मथुरा, हम्म, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, ये सब एक जगह नहीं है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये ब्रज है सर। जो हमारे कान्हा जी थे उनको ब्रजवासी इसलिए बोला जाता है कि हम भी ब्रजवासी हैं। हम्म। ये हमारा ब्रज है, काफ़ी बड़ा एरिया है। एक परिक्रमा भी होती है ब्रज 84 कोस। बहुत कम लोग कर पाते हैं सर वो। कितने किलोमीटर की होती है? 84 कोस? 84? 84 कोस बोलते हैं, होती है वो 250 किलोमीटर की है। हाँ। तो उस परिक्रमा में कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ लोग बाई कार करते हैं, कुछ स्कूटर से, बाइक से, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है सर। ऐसे कर लेता है। फिलहाल मैं भी करने वाला हूँ पूरा 84 कोस अपनी हाँ। मम्मी के साथ इसी गाड़ी से। अरे वाह 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 वाह! हाँ जी, तो ये जो आपने मुझे बोला है, जैसे मैंने देखा है कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करने आया था, हाँ। तो कई लोग जैसे नंगे पाँव कर रहे हैं और कई लोग वो लेट के करते हैं। क्या आज तक किसी ने ये 84 कोस की परिक्रमा लेट कर करी है? करने वाले करते हैं सर। हाँ। हाँ, करने वाले करते हैं, उसमें कई साल लग जाती हैं। जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा जो आप बता रहे हैं, डंडौती बोलते हैं उसको। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7-8 साल हो गया, अभी तक उनकी परिक्रमा पूरी नहीं हुई। 7-8 साल से वो लगा रहे हैं। सोचिए उनका खाना-पीना, रहना, उसी ब्रज में सब कुछ कर रहे हैं वो। तो कहीं न कहीं कृष्ण जी की कृपा तो है सर, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे ये लोग जो लगा रहे हैं इतने सालों से, ये बीच-बीच में ऐसे छुट्टी या ब्रेक ले सकते हैं या फिर ये लगातार लगाए ही पड़े हैं इतने सालों से? नहीं सर, कंटिन्यू लगाते हैं लोग। डेली अपना ओह! सुबह स्टार्ट करते हैं, शाम तक जहाँ तक लग पाता है लगी, उसके बाद फिर वहीं अपना कंबल बिछा के सो जाते हैं। फिर सुबह स्टार्ट कर दिया, फिर शुरू कर दिया, इस तरीके से सालों से लगे हुए हैं। सालों से सर। हमारे ब्रज में अद्भुत चीज़ देखने को मिलेंगी आपको। हमारे जो 4 धाम बोलते हैं ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमारे ब्रज में ही हैं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर। एक कहानी है, ज़्यादा देखो संस्कृत की नॉलेज तो मुझे नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन एक कहानी ऐसी है कि कृष्ण जी के पिताजी को 4 धाम के दर्शन करने थे। हुँ, हुँ। तो उम्र-दराज़ थे, तो कृष्ण जी ने बोला आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चारों धामों को यहीं बुला दूँ। तब से हमारे वो चारों धाम पूजे जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब हमारे ब्रज में ही है। जो 84 कोस की परिक्रमा होती है, उसमें ये चारों धाम आते हैं। वाह! बड़ा अद्भुत है हमारा ब्रज। आप आइए कभी ब्रज में। अरे बिल्कुल, मोस्ट बिल्कुल, वेलकम। बिल्कुल यार, वुड लव टू कम यार। ये बताओ, अभी आपकी जो जॉब है वो वृंदावन में होती है, जी, ठीक है? तो वृंदावन में तो आप तो बांके बिहारी के दर्शन करते रहते होंगे। बिल्कुल सर। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करके कभी, जैसे मैंने कई लोगों से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ पहुँचे अंदर दर्शन करने, और जब वो खड़े थे सामने, जब उन्होंने उन दर्शन किए, जब उनको उनके ऐसे एक बार चेहरा दिखा बांके बिहारी का, उनकी आँखों से आँसू नहीं रुके। पाँव थर-थर काँपने लगे, आँसू नहीं रुके, कोई कारण नहीं था रोने का। कोई मन में दुःख नहीं था, बट आँसू निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, और उसके बाद जब वो बाहर निकले, तो मन में ऐसी शांति उनको महसूस हुई जैसी उन्होंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की। ऐसा दिल हल्का हुआ जैसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। ऐसा आपके साथ कभी हुआ? ऐसा महसूस किया आपने? मेरे साथ नहीं सर, वृंदावन में बिहारी जी के जो भी दर्शन करेगा,
उस हर व्यक्ति के संग ऐसा होता है। ये हाँ। सच्चाई है। जैसे हम कभी-कभी ऑफ़िस को लेके टेंशन में हैं, कभी घर की कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर लाइफ़ में। हुँ। लाइफ़ तो उसी का नाम है, जब तक उसमें टेंशन नहीं होंगी वो लाइफ़ नहीं होगी। लाइफ़ बिल्कुल। जीने का मतलब है कठिनाइयाँ आ रही हैं तो वो आपकी लाइफ़ है। हुँ। अब बिहारी जी मंदिर की एक सच्चाई है। हुँ। आप वहाँ अंदर जाइए सर, जब पट खुलेगा बिहारी जी का, तो आप ये भूल जाएँगे कि आप यहाँ क्या माँगने आए थे, क्या बोलने आए थे। आपका माइंड पूरा फ्रेश खाली हो जाएगा। आप वहाँ वाह! जाके बस उनके हो जाओगे। हमारी वृंदावन की एक कहावत है, जो वृंदावन आता है वो वृंदावन का हो जाता है। इतनी शक्ति है मेरे बिहारी जी में। और आपने अभी मेरे को बोला कि आप 10 साल से आपका वृंदावन आना-जाना लगा रह रहा है क्योंकि आपकी जॉब वहाँ पे है 10 बिल्कुल। साल से। तो ये बताइए कि जो 10 साल में आपने वृंदावन को कुछ बदलते हुए देखा कि 10 साल पहले वृंदावन कैसा था, आज कैसा है? बिल्कुल देखा सर। वृंदावन जो पहले था, हुँ, हुँ। अब ऐसा नहीं है। वो गलती किसी की नहीं है, हम लोगों की है। हम लोगों ने ऐसा कर दिया। पहले वृंदावन में जिस भाव से अभी आता था आदमी पहले, अब उस भाव से पहुँच नहीं रहा है। कोविड के बाद इतना टूरिस्ट बढ़ गया वृंदावन में, टूरिस्ट समझना आप, हुँ, हुँ, हुँ। दर्शनार्थी नहीं टूरिस्ट। टूरिस्ट में हाँ, दर्शनार्थी में फ़र्क है। बिल्कुल। पहले वृंदावन में दर्शनार्थी आता था, अभी वृंदावन में टूरिस्ट आ रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आ रहा है, तो ये चेंजेस वृंदावन में आए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो मैं देख रहा हूँ 10 साल से। पहले बिहारी जी मंदिर हम जाते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। ऐसे हाथों में मोबाइल नहीं होते थे। हुँ, हुँ। आजकल ना ऐसे मोबाइल है। क्या मतलब है इसका? बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने आए हो, किसी का भाव लेने आए हो, अपना भाव बिहारी जी के चरणों में समर्पित करने आए हो, क्यों ना उस भाव से दर्शन करने चाहिए। हुँ, हुँ, मैं तो हुँ। ये चाहता हूँ सरकार से, जिससे भी वहाँ के जो पुजारी हैं, मोबाइल तो मंदिर में अलाउड ही नहीं होना चाहिए। हुँ। बाहर लॉकर सुविधा होनी चाहिए, वहाँ मोबाइल जमा करें। जिस भाव से आए हो, उस भाव से दर्शन करिए और बिहारी जी का नाम जप करिए। बहुत शक्ति हाँ। है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानता हूँ। इनफैक्ट जब मैं आखिरी बार आया था, मेरे को हो गए 5-6 साल आए हुए हुँ, वृंदावन। तो मैं भी जब आया था, मैं टूरिस्ट बन के आया था। बिल्कुल। तब मन में ऐसे कृष्ण प्रेम जागा नहीं था। तो मैं आया हूँ, मैंने बाकी बिहारी के दर्शन किए हैं। लेकिन आखिरी में जब तुम्हारे अंदर एक आस्था का भाव होता है, एक भक्ति का भाव होता है, वही भाव कृष्ण से जुड़ता है। और तभी ये आँखों से आँसू बहते हैं, तभी आप वो महसूस करते हो। बिल्कुल। तो मैं आया, मैंने देखा एक मूर्ति और मैं आ गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब जैसे धीरे-धीरे करके जितना कृष्ण प्रेम जागा हुआ है ना, जैसे अभी मैंने चित्रलेखा जी के साथ जो अभी हमारा पॉडकास्ट हुआ था देवी जी के साथ, तो उन्होंने बोला था कि कृष्ण के साथ जो सबसे बढ़िया बात है ना कि वो मन चुरा लेते हैं। सच, है ना? मतलब सच्चाई है। ऐसे कि बाकी ईश्वर, बाकी जो भगवान है, देवी-देवता, उनको मन देना पड़ता है, ये चुरा बिल्कुल। लेता है। तो मतलब हमारा जो मन इसीलिए है ये चोर हैं सर। हाँ, 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 चित हमारे ब्रज चोर। के जो सबसे बड़े चोर हैं वो कृष्ण जी हैं। इसीलिए उनको चोर कहा जाता है। हाँ, ये बात माखन तो है। चुराते हैं वो एक हुँ, अलग कहानी है उनकी, हुँ, हुँ, बचपन की। लेकिन वो मन चुरा लेते हैं, भाव चुरा लेते हैं। आप वहाँ भूल जाओगे, आप उन्हीं के हो जाओगे। आप जाके देखना, आप एज़ अ टूरिस्ट वहाँ गए थे। हुँ, हुँ, अभी आप ऐसे दर्शनार्थी जाना भाव लेके कि आप दर्शन करने जा रहे हैं। आप कृष्ण जी के मंदिर में, बिहारी जी मंदिर में खड़े हो जाना बस। 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी टाइम आपको मिले, आप खड़े रहना। आप सब भूल जाओगे, जितने भी आपने पॉडकास्ट शो किए हैं, सारे भूल जाओगे। वाह, उन्हीं के वाह, हो वाह, जाओगे। वाह! उनके साथ आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, मन में। हुँ, अपने मन में खड़े हो जाना, जो उनसे पूछना है पूछ लेना। हाँ। उस मंदिर में अंदर जाने का मतलब है, भाव का मतलब एक तरीके से बहुत लोग हैं ऐसे आज हुँ, भी। ऐसे दर्शनार्थी अब भी हैं, वहाँ आते हैं, 1-1 घंटे दर्शन करने नहीं आते। वहाँ आते हैं, मूर्ति देखते हैं, रोते रहते हैं सर, अपना भाव प्रकट करते हैं। हुँ, उनकी हुँ, मनोकामना कहीं न कहीं वो सुन लेता है अपने आप। ऐसे ही बिल्कुल। ऐसे लोगों की ज़्यादा सुनते हैं वो। हाँ, और आपको पता है पहला पॉडकास्ट कब हुआ था? दुनिया का, नहीं विश्व पता का। सर। अरे, अरे! बिल्कुल, ये हमें भी रिसेंटली पता चला। जो पहला पॉडकास्ट दुनिया का हुआ था, उसमें जो पॉडकास्टर थे, हुँ, जो हमारी वाली सीट पे बैठे थे, वो थे अर्जुन। ओए होए! और जिनका पहला पॉडकास्ट हुआ था, जिनसे सवाल पूछे गए थे और जिन्होंने सबसे बढ़िया उत्तर दिए थे, वो थे स्वयं कृष्ण। बताओ। और वो जगह थी कुरुक्षेत्र। और जो उस पॉडकास्ट का रिजल्ट निकल के आया, वो है श्रीमद् भगवत गीता। ओहो! बहुत सुंदर। तो ये भी हमें अभी रिसेंटली जब यही देवी जी के साथ जब करे थे, तो उन्होंने ये बात हमें समझाई और उन्होंने कहा, वाह! कितनी विचित्र बात है और एकदम सत्य बात है। पॉडकास्ट का मतलब ये है कि अब देखो आपने मुझे एक अलग कहानी बताई। मुझे नहीं पता थी, मैं ब्रज में रहता हूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं था पॉडकास्ट पहला कब हुआ, किसके बीच हुआ, कहाँ पे हुआ। आपसे पता चला। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो ऐसे लोगों को जागरूक होना चाहिए। यार अब एक बात बताओ, अब यहाँ से अब जब आपने अभी जब हमने बात कर रहे थे कि आपने हुँ, पूरे 42 दिनों में पूरे देश की यात्रा करी, तो आपने करी ऑल्टो से, बिल्कुल। है ना? जो गाड़ी है अपनी राम प्यारी, वो है ऑल्टो। ऑल्टो क्यों? अचानक से सपना आया, इंडिया ट्रैवल करना है पूरा। कहाँ और से?
दिन का सपना है सर, ये रात का सपना नहीं, अचानक ही आया। ऐसा है, हम लोग रील्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, मैं देखता हूँ ट्रैवलिंग की, कोई इस महीने कहीं जा रहा है, कोई इस महीने कहीं जा रहा है, कोई कुछ ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल के आदमी क्या है, पूरा ज़िंदगी अपनी जॉब में, बिज़नेस में, भाग-दौड़ में ऐसे ही निकाल देता है। ट्रैवल करता हुँ, है बिज़नेस पर्पज़ से, जॉब पर्पज़ से, अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाता, फैक्ट हुँ, है। अपने लिए समय निकालना, एक जीवन मिला है सर, उसमें हाँ। आप खुद को समय नहीं दोगे तो किसके लिए, क्या है बताओ? तो अचानक ही ऐसा एक सपना देखा दिन में कि क्यों ना इंडिया टूर किया जाए। हुँ, तो इसकी प्लानिंग फिर करना शुरू कर दिया मैंने। कीड़ा मेरे अंदर ही अंदर चलता रहा। हाँ, तो फरवरी से मैंने इसकी प्लानिंग करना शुरू किया। कौन-सा ईयर? 2023 अभी जो लास्ट 2023 ईयर में। जो गया है। ठीक। अभी ठीक 1 साल हो गया मुझे इंडिया टूर किए हुए। हाँ, 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 हाँ। तो मैंने अपने भैया को बताया सबसे पहले, जो मेरे सबसे बड़े भैया हैं, कि मुझे इंडिया टूर करना है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। भैया हाँ, तो एकदम सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भाई शॉक्ड हो आज गए। कौन से नशे किए हैं तुमने बेटा? बोलते हैं कि भाई तू पागल हो गया है हाँ, हाँ। और इतने ऊँचे सपने मत देख, तुझे करना है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी कर ले, जो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। 7-8 दिन में हो जाता है वो। मैंने कहा करना है तो इंडिया टूर करना है, नहीं कुछ नहीं करना। ऐसा होता है ना, अपने आप में एक पहचान बनानी होती है। अभी कोई आपसे पूछे आपकी क्या पहचान है? आप बोलोगे बाबा कास्ट। हुँ। मेरी क्या पहचान है? मेरी ये है, इंडिया टूर बाय ऑल्टो। हाँ। ऑल्टो से इंडिया का टूर करना, देखो छोटी-मोटी चीज़ तो है नहीं सर। मुझे अभी पता चला है जब मैंने कंप्लीट कर लिया। जिस जिस टाइम ये मैंने प्लान किया था कि इंडिया टूर करना है ऑल्टो से, उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है हो जाएगा। 1 महीना मुझे इसकी प्लानिंग में लगा था। हुँ, पूरा हुँ। फरवरी में मैंने इसकी प्लानिंग की। 1 मार्च को मुझे निकलना था। ये मार्च कैसे डिसाइड हुआ? मार्च ऐसे डिसाइड हुआ कि इंडिया का टूर करने में, पूरे इंडिया में जो वेदर कंडीशन है, वो एक मार्च में ठीक रहती है, एक अक्टूबर में। हाँ, जहाँ कोई कहीं बारिश स्नो नहीं नहीं, होता, ठंड बारिश नहीं खत्म होती। हो गई है। बिल्कुल। हाँ। तो या तो मार्च निकल रहा था या अक्टूबर। अक्टूबर में टाइम था। हुँ, अब हुँ। मेरे पास 1 महीना था ओनली फरवरी का। मैंने कहा अपनी तैयारी शुरू कर दूँ। मैंने शेड्यूल बनाया, प्रिपरेशन की, सबसे परमिशन ली, वाइफ से परमिशन, मम्मी से परमिशन, क्योंकि घर से प्रिपरेशन का सबसे ज़रूरी हिस्सा, सबसे सबसे अहम पहला हिस्सा। जो पॉइंट था वो ये था परमिशन। हुँ, परमिशन नहीं होगी तो आपके सारे शेड्यूल रखे रह जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। अब मेरा 2 साल का बच्चा था। उससे दूर जाना 42 दिन के लिए, मतलब खुद में एक टास्क था मेरे लिए भी। हाँ। सबसे बड़ा टास्क यही था। मेरे मन में ये टास्क नहीं आया कि मैं ऑल्टो से करूँगा। हुँ, मेरे मन में टास्क ये था कि मैं 42 दिन अपने घर से दूर कैसे रहूँगा? सबसे बड़ा टास्क ये था। तो फरवरी में करते-करते इसकी प्लानिंग सर, वो दिन आ गया था 1 मार्च। अभी रुको, जो बहुत जल्दी 1 मार्च पे आ गए आप। अरे सर रुको पहले फरवरी में। हाँ, हाँ। तो ये बताओ कि जैसे अब पूरे देश को घूमने की, पूरे देश को कार से आपने नापने की तैयारी करनी है। हुँ, तो कैसे डिसाइड किया कि भाई ये वाला रूट मैं पकड़ूँगा, ये सबसे बढ़िया रूट है? एज़ कम्पेयर टू कि कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं बिल्कुल। से कहीं को भी जा सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर ये डायरेक्शन में सेट करूँगा, किस हिसाब से आपने प्लानिंग करा इसका? प्लानिंग सर ये थी, हमारा जो टूर का टारगेट था वो ये था कि स्टेट्स की कैपिटल कवर करनी है हमको। हुँ, हुँ। अब कैपिटल्स आपको पता ही है, चाहे स्टेट का कोई छोटा-मोटा गाँव होगा, उसकी स्थिति शायद सही ना हो, लेकिन कैपिटल्स आपको पता है वेल मेंटेन होती है। हाँ जी। कैपिटल्स को कनेक्ट सारे हाइवेज़ करते हैं। हुँ, हुँ। तो हमें ये श्योर हो गया था कैपिटल्स कनेक्ट करनी है, इसका मतलब हमें हाइवेज़ पे ही चलना है। हुँ, गलत हुँ। रास्ते पे चलना ही नहीं है। और आजकल जीपीएस सर है ही। तो ये सारी शेड्यूलिंग मैंने पहले कर ली थी। उस 1 महीने में मैंने वीडियोज़ देखना शुरू कर दिया। जैसे कि हुँ, मुझे पटना से गंगटोक जाना है। हुँ, हुँ। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया पटना टू गंगटोक। उसमें बहुत सारे ब्लॉगर आते हैं। वो हाईवे की कंडीशन बता देंगे आपको, कहाँ से जाना है वो बता देंगे। तो ये सब मैंने देखते-देखते 1 महीने मैंने यही किया। आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आपका मुकाम कोई भी हो, हासिल कर लोगे। हाँ, तो हाँ। तैयारी मेरी अच्छी थी, इसलिए हासिल हो पाया। वाह! और फिर कुछ ऊपर वाले का हाथ रहता है। देखो उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हाँ। वही है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, ना तो आपको सपना आएगा, ना आप चैन से सो पाएँगे, और इंडिया टूर की तो बहुत दूर की बात है। हाँ। हाँ, मतलब एक ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि जब आप प्रिपेयर करते हो हुँ, और सही तैयारी, तो उसके बाद वो रिज़ल्ट आता ही आता है व्हेन बिल्कुल। यू हैव दैट विज़न। वो एक शेर है ना कि बस, इंतज़ार कर वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर समंदर भी भी आएगा। आएगा और थक कर ना बैठ ए मंज़िल के मुसाफ़िर। बिल्कुल, थक कर ना बैठ ए मंज़िल के मुसाफ़िर, मंज़िल भी आएगी और मिलने का मज़ा मौका भी आएगा। बिल्कुल, तो सीरियसली। अब जैसे कि आपने जो पूरा रूट डिसाइड किया, अब आप ऑलरेडी आप वृंदावन में आप रहते हो, वृंदावन मथुरा ब्रज वाली आपकी हुँ। जगह है। यहाँ से आपका प्लान क्या था कि कहाँ से किस तरह से आपने पहले ऊपर पकड़ा और जम्मू की तरफ गए, नीचे की तरफ गए, पूरा था क्या? एक बार मेरे को पूरा सा एक बार प्लान समझा दोगे आप? ऐसा था कि अगर हम पहाड़ी एरिया पे जाते,
हुँ, पहले। आपने बिल्कुल सही चीज़ पूछी कि आप पहले यहाँ क्यों नहीं गए? बहुत चीज़ होती है ना कि आपने वहीं से क्यों शुरू किया? हम जहाँ रहते हैं वो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है। ठीक है। तो हमें जैसे कि सारी कैपिटल्स कवर करनी थी। कैपिटल्स का मतलब है मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी की लखनऊ। हुँ, हुँ। तो हमने एक साइकिल बनाई इंडिया के मैप पे, प्लानिंग में अपनी में इस तरीके से हमने तैयारी करी। तो हमने पहले वो एरिया लिए जहाँ पे टेम्परेचर ठीक-ठाक है। हुँ, मार्च था, इतनी गर्मी भी नहीं थी, कोस्टल एरियाज़ में इतनी गर्मी नहीं थी, ठीक-ठाक था। ऊपर का रेंज पहाड़ी एरिया इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ स्नोफॉल वगैरह सब हुआ पड़ा था। अगर हम हुँ। मार्च में स्टार्टिंग में वहाँ चले जाते ना, तो हम हो सकता है डिमोटिवेट हो जाते, हेल्थ खराब हाँ। हो जाती। आइस में -11 डिग्री टेम्परेचर था लेह लद्दाख में। अगर हम पहले हुँ। वहाँ जाते, तो फिर इधर का जो बाकी एरिया था ना, वहाँ हम डिमोटिवेट हो जाते। तो हमने हाँ। साइकिल अपनी उस तरीके से बनाई, हमें कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से? नीचे के कोस्टल एरिया आप कह रहे हो, तो गोवा की पहले साइड नॉर्थ को? ईस्ट किया, अच्छा, पहले नॉर्थ ईस्ट से शुरू नॉर्थ किया ईस्ट आपने। किया। ठीक अपने है। यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से पटना, पटना से फिर गंगटोक, नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर गए। हाँ, हाँ। तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा प्लान जो था वो था 15 डेज़ का, 15 दिन का और नॉर्थ ईस्ट में मुझे पूरे 15 दिन लग गए। हुँ। मतलब मेरा ये था कि मैंने जो प्लान बनाया था वो था 54 डेज़ का। हाँ। तो 54 डेज़ में 15 दिन हमने नॉर्थ ईस्ट के पकड़े थे, उसमें हमें पूरे 15 दिन लगे। हम वहाँ कोई भी दिन सेव नहीं कर पाए। नॉर्थ ईस्ट के बाद फिर साउथ में आए नीचे, हुँ। फिर इधर राजस्थान में होते हुए, दिल्ली होते हुए, देन फिर पहाड़ी ऊपर गए हिमालय रेंज में। मैं आपको बताऊँ नॉर्थ ईस्ट में अंदर जाने के लिए जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो एक चिकन नेक बोलते हैं। हुँ, हुँ। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, ये हाँ, हाँ। वेस्ट बंगाल का एक एरिया पड़ता है। यहाँ से आप एंट्री कर पाएँगे नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम। सिक्किम वगैरह में। हुँ, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। हुँ। तो इस तरीके से अपना नॉर्थ ईस्ट करके फिर उसके बाद हम नीचे आए थे। हाँ। चेन्नई, तमिलनाडु, पुडुचेरी ये सब। अच्छा, तो पहले नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैं आया हूँ, मैंने वहाँ पे कवर किया है, सिक्किम हमने किया था, तो गैंगटॉक हो गया, बाकी अपना ये नाथुला पास, ये सब मैंने कवर बिल्कुल। किया है। उसके आगे अरुणाचल वाली जो पूरी बेल्ट आ जाती है, उस तरफ की मेघालय, ये सब नहीं किया है मैंने। जैसे कि आपने ज़िक्र किया ना अरुणाचल प्रदेश। हुँ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर हम गए। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है अपने इंडिया में जहाँ सूरज सुबह सबसे जल्दी उगता है। अच्छा, वहाँ के टाइम में और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में उगेगा 2 घंटे बाद, वहाँ सुबह साढ़े 4 बजे दिन निकल आता है अच्छा! और रात साढ़े 5-6 बजे रात हो जाती है। हाँ, 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 और हाँ। गुजरात साइड में आपको पता ही है 7-8 बजे तक सूर्य वो अ, डाउन जाता है सूरज। शाम ही हो रही होती है तब हाँ, तक। ये है। तो घरवालों ने तो एक बार आप निकल गए तो पूरा साथ दिया ही होगा, मतलब पूरा हाँ, मोटिवेट करते रहे होंगे पूरे बिल्कुल सर, रास्ते। मैंने मम्मी को फ़ोन किया। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा होता है ना घर पे से जब भी फ़ोन आता है क्योंकि मैं बहुत दूर था घर से। ऐसा होता है ना मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी कोई घर पे इमरजेंसी हो जाए, तो मैं हुँ। इतनी दूर से कैसे पहुँचूँगा? मैं अपनी गाड़ी से था, 42 दिन का मेरे पास सामान था। 42 नहीं बोलूँगा, 50 दिन बोलूँगा क्योंकि हमारी प्लानिंग तो 54 डेज़ की थी। हुँ। 42 में तो बाद में हो गया। तो 54 डेज़ का हमारे पास सामान था, कई सारी चीज़ें थी, घर से बहुत दूर थे हम। मम्मी ने कहा कि हम सब ठीक हैं इधर, एन्जॉय कर रहे हैं, तू अपना टूर पूरा करके आई। हाँ, वही हाँ। जो ब्रज की लैंग्वेज है कि अब तू पूरा इंडिया घूम के आ, हमारी टेंशन मत ले। तब फिर और मोटिवेट हुआ, उसके बाद तो फिर लगाया टॉप गियर। खींच दिया नॉर्थ तो ईस्ट उधर पूरा से पा कहाँ निकले, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ निकले आप? नॉर्थ ईस्ट से निकले सर हम झारखंड की राजधानी रांची। हुँ, हुँ। रांची से फिर कोलकाता, कोलकाता से फिर नीचे आते हुए चेन्नई वगैरह, तमिलनाडु ये पूरा करते हुए फिर महाराष्ट्र, दमन-दीव, फिर गुजरात आया, गुजरात से फिर एमपी, एमपी से फिर राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, हुँ, दिल्ली हुँ। से फिर ऊपर हिमालय रेंज में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, उसके बाद वापस में शिमला, उसके बाद देहरादून, फिर घर। तो ये जो साउथ की पूरी बेल्ट है, इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताओ यार, कुछ नया जो देखा भाई? सबसे साउथ सुंदर क्या में लगा आपको? सबसे सुंदर साउथ के मंदिर लगे सर। हुँ, हुँ। हमने मंदिर कहीं नहीं छोड़े। हमने अपनी ट्रिप को धार्मिक ट्रिप में भी कन्वर्ट किया। ऐसा होता है ना एक तो कि इंडिया टूर कर रहे हैं तो गाड़ी लेके निकल पड़ो, पेलम-पेल चले जा रहे हैं कुछ भी। इस तरीके से नहीं, हमने इसे धार्मिक बनाया, जहाँ जो मंदिर मिलता, वहाँ दर्शन करते हुए निकलते हैं हम। हुँ, हुँ। अब जैसे रामेश्वर है सर, हमारे इंडिया टूर का हिस्सा नहीं था, क्योंकि रामेश्वर तो कैपिटल नहीं है किसी की। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, हुँ, हुँ। तो फिर हम रामेश्वर क्यों गए? क्योंकि हमने सोचा जब इतनी दूर आए हैं, तो क्यों ना फिर इसके भी दर्शन किए जाएँ, हाँ। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो साउथ में बहुत मंदिर थे, एक अमरालिंगेश्वर मंदिर था सर, अमरावती में। उस हाँ। मंदिर की एक वही ऐसा मंदिर था जिसमें 12 फुट के संगमरमर के शिवलिंग हैं। तो वो एक अच्छा। अद्भुत मंदिर था, मतलब भारत में एक ही वही मंदिर है भोलेनाथ का जहाँ 12 फुट के संगमरमर के शिवलिंग हैं, हुँ। अमरालिंगेश्वर। कृष्णाई मंदिर,
महाबालेश्वर, ये बहुत सारी जगह ऐसी थी। महाबालेश्वर जब हम गोवा से जा रहे थे, महाराष्ट्र जा रहे थे, मुंबई, तो रूट अलग है पूरा। महाबालेश्वर अलग कट गया है 150-200 किलोमीटर। फिर भी हम हम्म, महाबालेश्वर गए, जहाँ हमें भोलेनाथ दिखते और बुला लेते अपने पास। हाँ। ये रहा, क्योंकि साउथ के मंदिर बहुत अच्छे मंदिर हैं। साफ-सफाई की बात करूँ, जैसे व्यवस्था हम्म, है ना जो, हम्म, व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे रामेश्वर मंदिर है, वहाँ चाहे दिन में 1000 आदमी दर्शन कर ले, चाहे 5000, दिक्कत होगी नहीं। जो जो मेंटेन उन्होंने अंदर का एनवायरनमेंट किया हुआ है, जो हम्म, सिस्टम बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं सर। धक्का मुक्की नहीं होती वहां पे। नहीं सर, जो रेलिंग वगैरह जो हम्म, अंदर जो तैयारियाँ की हैं उन्होंने, बहुत सुंदर। अच्छा, आपने वो देखा वो जो वहां पे जहाँ पे राम जहाँ से उन्होंने राम सेतु बना था, बिल्कुल, वहां पे उन्होंने पत्थर भी रखा हुआ है। बिल्कुल सर। तो वो पत्थर, वो छेद 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 वाला पत्थर। हम गए थे वहाँ पे, हाँ। धनुषकोडी। अच्छा, धनुषकोडी, हाँ हाँ हाँ, वही धनुषकोडी। सर, पूरे इंडिया में जगह ऐसी लगी, वहाँ हर भारतीय को जाना चाहिए। हम्म, बहुत सुंदर जगह है सर, आप भी जाना। मैं गया हूँ एक एक बार। साइड बीच में रोड है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, वो देखने लायक जगह है सर। वहाँ एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप जब उस एरिया में जाएँगे, उस रोड पे चलेंगे, तो आपकी ₹20 की टिकट एक पहले ही कट जाएगी। किस चीज़ की? आप वहाँ गंदगी ना फैलाएँ। ये चीज़ हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। एक तरीके से मतलब बहुत अच्छी पहल है ये, हम्म, होना चाहिए सर। हमारे यहाँ कोई भी आता है, गाड़ियों से चिप्स फेंक दिया, पानी की बोतल, ये सब हार्मफुल तो है ही सर। हम्म, वहाँ ये सब, हमें तो प्लास्टिक बोतल, ऐसा समुद्र पूरे इंडिया में, इतना बड़ा कोस्टल रेंज अपनी है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा जो समुद्र की सफाई मैंने वहाँ देखी। हम्म, एक मतलब बयान नहीं कर सकता सर, इतनी सुंदर जगह है, हाँ धनुषकोडी। हाँ। और सफाई ये गैंगटॉक में भी मेरे को बहुत अच्छी दिखी थी। जब मेरे को ये याद है, गैंगटॉक में भी मेरे को बहुत साफ दिखा था। गैंगटॉक और इंदौर ऐसी दो जगह रही हैं। और ये वाला जो आपने बताई, ये वाली बेल्ट धनुषकोडी की, ये तीनों जगह मुझे लगी थी यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी देखने को मिली थी। बिल्कुल सर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं लोग, हम्म, रूल्स ब्रेक नहीं करते। ट्रैफिक रूल्स ले लो, रोड जा रही है, इधर ट्रैफिक है, इधर खाली पड़ा है, तो कोई भी इस लाइन में से इसमें जाएगा नहीं। ये खुद में लोगों के अंदर ही एक मतलब मानसिकता है कि हमें रूल्स ब्रेक नहीं करने। कोई भी वहाँ गंदगी नहीं फैलाता, जगह-जगह आपको डस्टबिन रखे मिलेंगे। हाँ ये हाँ भी एक हाँ। अच्छी पहल है ना, जब कोई उपयोग के लिए चीज़ होती है तो इंसान उसे उपयोग में ले ही आता है। हम्म, तो हमें भी ऐसे हाईवे पे डस्टबिन, सर हमने हाईवे पे अपने यहाँ कहीं डस्टबिन नहीं देखे। नॉर्थ ईस्ट में हाईवे पे जो रेलिंग होती है, उसमें बम्बू के डस्टबिन लगे हुए हैं, कूड़ा डालने के लिए। बताओ, बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छी। और भाई यूपी से अगर आप निकल के गए हैं और फिर अगर आपको ट्रैफिक रूल मानते हुए दिख जाए, है ना, हर जगह डस्टबिन दिख जाए, तो लगता है कि भाई दूसरे देश में पहुंच गए, ऐसी फीलिंग आती है। हम भी वहाँ जाके वहीं के हो गए थे। हम्म, हमने भी फ़ॉलो किए रूल्स फिर। यहाँ तो हम भी कभी-कभी ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन गलती है सर। हमें सीखना चाहिए वहाँ से। वहाँ से तो मैं बहुत कुछ सीख के आया। जैसे गैंगटॉक की आपने बात की, हम्म, ज़ीरो क्राइम है गैंगटॉक में, सोचिए। हम्म, अब मेघालय, शिलांग, तो शिलांग जब आप जाएँगे, एक्चुअली वहाँ एक ऐसा गाँव पड़ता है, हम्म। जहाँ पे शॉप पे शॉपकीपर ही नहीं है। अपने यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है चीज़। क्या बात कर रहे हो? ऐसा गाँव सर, ऐसे गाँव से जब निकल रहे थे, शॉप पड़ी, शॉप पे केले रखे हुए हैं 1-1 किलो और एक बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स पे लिखा हुआ है ₹20 पर केजी। हम्म, आप ₹20 बॉक्स में डालिए और अपने 1 किलो केले उठा के चल दीजिए। वहाँ किसी से आपको ना बार्गेनिंग करनी, ना कोई बेईमानी करनी। वहाँ का लोग ईमानदार बहुत है। अच्छा, तो भाई चलो ठीक है, तुमने आपने लोगों से उम्मीद कर ली ईमानदारी की। टूरिस्ट तो जा सकता है ना, ऐसा तो मतलब कैसे है कि वो लोग मेंटेन रख रहे हैं कि आदमी चोरी ना करे, और अगर कर ले तो पकड़ा कैसे जाएगा? पकड़ा नहीं सर, ये तो अपने-अपने धर्म के ऊपर है। देखिए, चोरी कर ली तो कर ली, चोर तो कभी चोरी करे बिना मानता नहीं है। हाँ। वो तो आदमी के अपने, अब हम थे, अब हो सकता है मैं वहाँ से ऐसे ही उठा लाऊँ, पर वहाँ जाके लोग वहीं का बन जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति तो यही कहती है, आप जिस हम्म, जगह पे जाओ, वहाँ जाके वहीं के बन जाओ। वही भारतीय हाँ। संस्कृति। जैसे आप वृंदावन आओगे, तो वृंदावनवासी बन जाओगे। यही हम्म। होना चाहिए। हाँ, बात तो सही है आपकी। तो आपने ये देखा साउथ, साउथ के बाद आप मेरे को बता रहे थे कि आप फिर ये दमन दीव की तरफ गए ना उसके बाद? हाँ, एक गलती हो गई थी हमसे। दमन-दीव का जो आपने नाम लिया, हाँ, वहाँ हाँ। हमसे इंडिया टूर की सबसे बड़ी गलती वहीं हुई थी। सब बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था, प्लानिंग भी ठीक थी हमारी। हुँ, रिसर्च जो थी प्लानिंग, उसमें थोड़ी-सी मिस्टेक ये हो गई कि दमन-दीव पहले एक राज्य था हुँ, और इसकी राजधानी दीव थी, तो हमें दीव जाना था। तो महाराष्ट्र से निकल के हम दीव की ओर चल दिए। जब आप दमन एंड दीव को देखेंगे, तो बाई रोड 700 किलोमीटर का डिफरेंस है। हुँ, बीच में समुद्र है, उसके बाद 700 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम चल दिए दीव की ओर। बाद में रास्ते में भावनगर से 50 किलोमीटर पहले थे हम। रास्ते में जूस के लिए रुके, तो मैंने कहा थोड़ी सर्चिंग कर लेता हूँ। हुँ, दमन हुँ। एंड दीव की कैपिटल क्या है? और डाला तो उसमें लिखा है सर दमन, और दमन हम छोड़ आह! आए थे 500 किलोमीटर पीछे। वहीं हमारे सपने
5 दिन हो गए, मैंने कहा ये तो गलत झटका लगा सपनों को, ठीक ठीक झटका ठीक। लगा। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया हमने? हम्म, फिर थोड़ी देर रिलैक्स हुए, लोकल से बात की, भैया से बात की, मैंने कहा अब क्या करना चाहिए? तो अगर मैं वो छोड़ता दीव या दमन छोड़ता, तो मेरा ये पूरा इंडिया टूर मैं इसे बोल नहीं पाता, क्योंकि एक स्टेट मेरा रह जाता। इंडिया टूर का मतलब है हाँ, सर 28 स्टेट्स, तो 28 स्टेट। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, दमन चलते हैं। दमन को महाराष्ट्र जब आ रहे थे मुंबई से, तो वापी जगह पड़ती है। वापी से 14-15 किलोमीटर दमन है। उसे हम्म, छोड़ा ही थे हम 500 किलोमीटर दूर। फिर हम दोबारा वो 500 किलोमीटर दूर गए, दमन। हाँ, वहाँ बहुत सुंदर है दमन। जैसे हाँ, बोलते हैं ना गोवा की तरह, गोवा से भी सुंदर लगा मुझे। गोवा में क्या है ना, रश बहुत रहता है। लेकिन कमर्शियलाइज जगह हो गई। हाँ, लेकिन ये दमन है, रामेश्वर है, धनुषकोडी है, अगर आपको ऐसी जगह जाना है तो घूमने यहाँ जाइए, बहुत सुंदर जगह है। हम्म, गोवा लोगों ने कॉमन बना दिया है, जिसे देखो वही गोवा जा रहा तो गोवा यार पार्टी प्लेस है। है ना? सब लोग हाँ, वहां के मिलते हैं तुम्हें। वो सही कह रहे हैं। अब जैसे मुझे याद है अपन लोग गए थे कॉलेज से गोवा। तो गोवा में रात को एक बीच में हम लोग रात के तकरीबन 1:30-2 बज रहे होंगे। हुँ, ठीक है? वहाँ तो हमेशा माहौल बढ़िया रहता है, ठीक है? तो बीच है, रात के 1:30-2 बज रहे हैं और मैं मेरे साथ हम लोग कई लोग थे, एक मेरे साथ एक गढ़वाली दोस्त बैठा हुआ था। तो स्पीकर लेके गए हुए थे, तो मैं और गढ़वाली दोस्त बैठे हुए हैं और एक हमने गढ़वाली गाना बजा दिया स्पीकर में। एक गढ़वाली गाना है, बेड़ू पाको बारो वासा ओ नडल काफल पाको चैता मेरी शैला। है ना? ऐसा ही गाना है। तो हमने ज़ोर से बजा दिया भाई, ऐसा सही माहौल में थे। तो अब जैसे ही ये है ना कि बेड़ू पाको बारो मासा हुँ। नीलनड़ काफल पाको चैता, दूर से 6-7 लोगों की आवाज़ आई, मेरी छैला। है ना? इधर से हम चिल्लाए मेरी छैला, फिर उधर से आवाज़ आई मेरी छैला। धीरे-धीरे करके अपन मिले और सुबह 6 बजे तक हम सब साथ में बैठे हुए थे। तो गोवा एक ऐसी चीज़ है कि पूरा देश आपको वहाँ पे इकट्ठा मिल जाता है। सही कह रहे हैं आप। तो अच्छा, आपने गोवा-वोवा पूरा अपना बढ़िया से निपटा लिया, उसके बाद आप फिर ये ऊपर की तरफ चल दिए। हाँ, गोवा से मुंबई, हुँ, हुँ। मुंबई से फिर इधर गुजरात आए, गांधीनगर। हुँ, हुँ। गांधीनगर भी बहुत सुंदर है, बहुत छोटा है, बहुत हाँ, सुंदर है। हाँ। गांधीनगर में बहुत वेल मेंटेन है पूरा। उसके बाद गांधीनगर से एमपी, भोपाल। हुँ, हुँ। अब भोपाल का नाम आया तो आपको पता है उज्जैन महाकालेश्वर। जब भोलेनाथ वहाँ हाँ। हैं तो कैसे छोड़ देंगे? तो भोपाल ना जाके पहले हम उज्जैन गए, महाकालेश्वर के दर्शन किए रात को। हुँ, हुँ। तो 10-11 बजे फिर भोपाल निकल गए वहाँ से दर्शन करके। तो इस तरीके से दर्शन हमने कहीं नहीं छोड़े। ऐसा होता है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि 42 दिन में इंडिया टूर किया है, तो हुँ। छू के आ रहे थे क्या? मेरे दिमाग में भी यही आया था जिस हाँ, टाइम पे हमारी पहली बात हुई थी। जब मैंने देखा था तो मेरे को भी लगा था ये छू के ही आ गए क्या, मतलब पर्पस क्या था कि सड़कें नापनी थी क्या? ये सवाल आए थे मेरे मन में बहुत बिल्कुल। लोगों ने टोका मुझे, आप छू हाँ, के आ रहे थे क्या 42 दिन में कर दिया? लेकिन जब लोग मिलते हैं हमसे, पूछते हैं जैसे आपने पूछा, हमारी वीडियोज़ देखते हैं तब पता चलता है। छू के आने का मतलब, छू के अगर आता मैं, तो हो सकता है 30 दिन में हो जाता। हुँ, 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 हुँ। जैसे कि जगन्नाथपुरी, हुँ, जगन्नाथपुरी में दर्शन किए हमने, तो वहाँ 1 दिन का स्टे लिया। सन टेम्पल, कोणार्क, हुँ, वहाँ घूमे हम। जबकि वो, ये आपको पता होगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से 50-60 किलोमीटर कोणार्क है। वहाँ से 90 किलोमीटर पुरी है। तो ये सब हमने 100-150 किलोमीटर कुछ देखा ही नहीं। जहाँ हमें हुँ। भक्ति दिखती है हम चल देते वहीं। हाँ। उसी तरीके से रामेश्वर, उसी तरीके से ये इधर भी मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं, सोनमर्ग हुआ, ये सब जो एरिया है, बहुत सारी जगह हमारे तो उसमें रूट में नहीं थी, पर फिर भी हमने दर्शन करते हुए, चिल मारते हुए गए। ऐसी कोई हुँ। दिक्कत हुई नहीं। वाह! तो ये वाला आपने निपटाया, भोपाल होके आए सिटी ऑफ लेक्स और उसके बाद आपने भोपाल के बाद से अब आपने पकड़ा ऊपर पहाड़ों में जाने का। बिल्कुल, तो सीधे सबसे पहले आपने सोचा कि लेह जाएँ। बिल्कुल। आह! यहाँ से भोपाल से गए हम जयपुर, हुँ। राजस्थान। राजस्थान से गए दिल्ली। दिल्ली में हमारे लिए सरप्राइज़ था। क्या सरप्राइज़ था? सरप्राइज़ ये था कि हुँ। मम्मी और भैया मुझसे मिलने इंडिया गेट पे आए थे। वाह, वाह, तो वाह, वाह! वहाँ 2-3 घंटे स्पेंड किए हमारे संग, फिर हमने प्लान कर लिया भैया के घर जाके लंच करने का। हुँ, 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 फिर हमने भैया के घर लंच किया और लंच करते हुए उसके बाद फिर हम निकले चंडीगढ़। कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ हमारी 2-2 राजधानी कवर हो रही थी सर। हुँ, जैसे चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है हुँ, हुँ। और इधर हरियाणा की भी। हाँ, तो हाँ, हाँ। यहाँ हमारे 2 स्टेट कवर हो गए। तो बड़ा ऐसी जगह अच्छा भी लगता था। कुछ ऐसी लोकेशंस भी आई जहाँ हमने 2-2 स्टेट कवर किए हैं 1 दिन में। कहीं-कहीं ऐसी भी आई जैसे कि रांची से जब मैं कोलकाता जा रहा था, 3 दिन लगे सर मुझे। सबसे लंबा रूट वही था, 15, 16, 17। आज के दिन, आज 16 तारीख है। हुँ, हुँ, झारखंड हुँ। में था मैं, रांची में। अच्छा।
उसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ से फिर हम लोग ऊपर चल दिए जम्मू हुँ, कश्मीर। जम्मू हुँ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख, श्रीनगर, श्रीनगर से लेह लद्दाख, लेह लद्दाख से वापस आते में शिमला, तब लिया हमने हुँ। हिमाचल। अच्छा, लेह लद्दाख का कैसा रहा? मतलब आपने जैसे हमारी पहले बात हुई थी, आप कहता एक ही दिन में जाना-आना कर दिया था आपने। यस सर। ऐसा क्यों किया था मतलब लाइक और इतना मुश्किल रास्ते पे ऐसा किया ही क्यों? इस डेंजर बढ़ जाता है ना कि एक तो मुश्किल रास्ता है, ऊपर से आप एकदम खींचम-खींच चला रहे हो, ला रहे हो। तो ये करने की ज़रूरत क्यों थी इसके आपको? पीछे एक रीज़न था सर। हुँ, रीज़न ये था कि लेह लद्दाख जब हम जा रहे थे घर से, तो उस टाइम लेह लद्दाख बंद था। लेह लद्दाख हुँ, का जो रूट है, वो बंद था। हमें पता नहीं था कि लेह हमें खुला मिलेगा। हमारी हुँ, प्रे यही थी कि हमें खुला मिले, क्योंकि मुझे पूरे सारे स्टेट्स कवर करने थे, सारी केंद्र शासित प्रदेश कवर करने थे। तो हम प्रे करते जा रहे थे, खुला मिले, खुला मिले। श्रीनगर में जाके पता चला कि लेह खुला हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशंस पे खुला हुआ है। हुँ, हुँ। 1 दिन जाना, 1 दिन आना। ओह! अब जब खुला मिल गया और 1 दिन जाना, 1 दिन आना, मैंने कहा इसे तो मैनेज कर लेंगे, हाँ, हाँ। लेकिन लेह जाके रहेंगे। तो फिर हमने सोनमर्ग पहुँचे, वहाँ से देखा कि लेह का रास्ता बंद है। आर्मी जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो सब बीआरओ के अंडर में आता है सर पूरा रोड। हुँ, 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 हुँ। वहाँ उसके बाद पता चला कि आज का डाउन का है, लेह से लोग गाड़ियाँ आ रही हैं, ऊपर नहीं जा रही। तो फिर हमें सोनमर्ग में 1 दिन का स्टे और लेना पड़ा। तो उस दिन हमने पूरे सोनमर्ग को घूमा, हुँ, हुँ, तो हुँ, पता हुँ। चला कि जन्नत तो यहाँ है, बहुत हाँ। सुंदर है। फिर नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे उठ के लाइन में लग गए सर। हमें लगा 4 बजे उठ के लगेंगे, तो जल्दी पहुँच जाएँगे चेक हुँ, पोस्ट पे। हुँ। पता चला 500-600 गाड़ी और ऑलरेडी आगे लगी हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत ट्रैफिक था। उसके बाद लेह पहुँचे सर। वहाँ जाके पता चला कि या तो आप आज लेह से निकल जाओ, या फिर आपको फिर 1 दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन अप का है, डाउन का नहीं है। हुँ। बड़ी समस्या सर। अच्छा, 2 चीज़ और है वहाँ की। हमें किसी ने ये बता दी कि यहाँ के हालात और यहाँ की रोड कंडीशन कभी भी बिगड़ सकती है। हमारे अंदर जो डर बैठा दिया सर, हाँ, हाँ, हाँ। उस डर को भी थोड़ा ध्यान में रखा हमने इंडिया टूर हुँ, पे। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा हालात और रोड कंडीशन बिगड़े उससे अच्छा है, आप यहाँ से निकल लो। -11 डिग्री टेम्परेचर था। इस टेम्परेचर में वहाँ गए, हमारा पूरा सिर दर्द कर रहा था वो। हुँ, हुँ, थोड़ा ऐसा हुँ। फ़ील नहीं हो रहा था, वो मज़ा आ नहीं रहा था। हाँ। 500 किलोमीटर सर 1 दिन में जाना फिर आना, बड़ा टिपिकल था। तो मैंने कि अब तुम यहाँ से निकल लो। तो शांति स्तूपा जाके थोड़ा बहुत घूम के वहाँ 2-3 घंटे हमने लेह में बिताए। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद फिर हम कारगिल आके स्टे किया। हाँ, एक नॉर्मली जो लोग जाते हैं वहाँ पे उनका ये रहता है कि धीरे-धीरे ऊँचाई को पकड़ेंगे ताकि शरीर को एडजस्ट होने का टाइम मिल जाए, लेकिन हुँ, वो फुर्सत आपके पास नहीं थी। बिल्कुल सर। तो इसीलिए आपका सर एकदम भारी वहाँ पे एकदम जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की पतली हो जाती है ना कमी शायद या कम हो जाती कम है? हो जाती है। हाँ, हाँ, जो हाँ। हमारी गाड़ी में चिप्स रखे हुए थे ना सर, अपने आप ऐसे फूल गए थे, ऐसे फटेंगे क्या, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वहाँ थोड़ी-सी हाँ। दिक्कत है। लेह में जाते हैं लोग 7 दिन का प्लान करके, 8 दिन का प्लान करके। हमने जो किया वो एक लेह का भी रिकॉर्ड था। अगर मैं अप्लाई करूँगा तो वो भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अच्छा! मैंने 15 घंटे गाड़ी चलाई सर। लेह गया हूँ सोनमर्ग से, और लेह से वापस कारगिल आके रुका हूँ। क्योंकि पुलिस वाले भैया ने बताया था कि अगर आप यहाँ से सुबह 7 बजे कारगिल से निकल गए तो निकल गए, हुँ, नहीं तो हुँ। फिर आपको 2 दिन फिर रुकना पड़ेगा। इस चक्कर में हुँ। फिर हमने तैयारी सही कर ली। अच्छा और कारगिल में ये आर्मी कैंप वगैरह होंगे ना? वहाँ तो पूरा सर आर्मी एरिया है। हुँ, हुँ। लेह भी पूरा आर्मी एरिया ही समझो आप। पूरा सब आर्मी ने घेरा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे आपका स्टे हुआ और वहाँ से लेह में तो खैर लिया ही नहीं था, कारगिल में स्टे लिया था। हुँ, कोई दिक्कत हुई नहीं ऐसी। म्यूज़ियम भी है कारगिल में, बहुत सुंदर बना हुआ क्या वॉर मेमोरियल है। का वॉर में म्यूज़ियम बिल्कुल, होगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, सुना है म्यूज़ियम मैंने कहीं उसके के नहीं बारे में। छोड़े हमने। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी जाते हैं हम, क्योंकि म्यूज़ियम से ये पता चलता है वहाँ का कल्चर, कैसा इन लोगों ने स्ट्रगल किया है। पहले के टाइम पे जो स्ट्रगल किया है, कैसे कपड़े पहनते थे वो लोग, जानवरों को मार के उनकी खाल पहनते थे। तो इन लोगों ने हुँ, स्ट्रगल किया है सर, वो टाइम देखा है। तो उनके हिसाब से वहाँ उनका फूड ठीक है। वो मेरे हुँ। लिए सही नहीं था, वो एक अलग चीज़। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ, उनका फूड सर्वाइवल के हिसाब से हो जाता बिल्कुल, है ना यार। कल अगर पूरा अनाज खत्म हो जाए, बताइए। क्या हम घर के चूहे को भी छोड़ेंगे? सही बात है। ये ऐसा है, कंडीशनल है सब। हुँ, वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि उन लोगों को ऐसा बना दिया है। हुँ, हुँ, हमारे हुँ। यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि हमें ईज़िली सब मिल पा रहा है, हाँ, इसलिए हम लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ खेती ज़्यादा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे मछली का टेस्ट बहुत कम लोगों को हुँ, पसंद होता है ना? लेकिन अगर आप ये बंगाल साइड पे चले जाएँ, तो वहाँ पे जो सबसे सस्ती, सबसे आसानी से अवेलेबल चीज़ है, वो है मछली। तो वहाँ की डाइट में मछली आ जाती है। हमारे यहाँ पे जितना हम लोग ये रोटी-चावल खाते हैं, उतना यार और कोई बिल्कुल। कहाँ खाता है, किसी अगर दुनिया के एक दूसरे कोने में चले जाओ।
सही बात है। और इतिहास से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी जनवरी में हम दुबई गए हुए थे घूमने, तो दुबई के जब म्यूज़ियम में गया तो मुझे पता चला कि यार ये लोग आज जैसा शहर दिख रहा है, ये आज से 20 साल पहले कैसा हुँ, था, 30 साल पहले कैसा था, गरीबी कैसी थी, ये लोग कहाँ से उठ के आ रहे हैं। तो जब आपको पता चलता है ना ये जो है इंसान ये कहाँ से उठ के आ रहा है, बिल्कुल। तो उसके लिए इज़्ज़त बहुत बदल हुँ। जाती है। तो ये बताओ यार जैसे ये पूरा जो आपने इंडिया में टूर किया है ये, तो इसमें सबसे मुश्किल जगह आपके लिए कौन-सी रही थी? या जहाँ पे कि मतलब एकदम कि गिव अप करूँ, ना करूँ ऐसे सवाल आने लग गए थे? नॉर्थ ईस्ट ही था सर। अच्छा नॉर्थ ईस्ट ही था उसके बाद से दुनिया बिल्कुल उसके बाद ईज़ी हो गया। फिर हाँ, मुझे लगा था कि अब मैं कर लूँगा। नॉर्थ ईस्ट से निकलने का क्योंकि वहाँ की रोड कंडीशंस भी थोड़ी ऐसी थी। जब मैं इम्फाल से सिलचर जा रहा था, तो ऐसी रोड थी सर, मैं कभी शायद अपनी ऑल्टो पूरे 10 साल में चलाई नहीं होगी, ऐसी रोड पे चलाई। अच्छा। गाड़ी के अंदर धूल, शीशे बंद, खिड़की बंद, फिर भी अंदर धूल रखी है, ऐसी रोड थी। एक्चुअली वहाँ की रोड क्या है ना, उस पहाड़ी सूखी पहाड़ी है, तो वहाँ की रोड खराब का मतलब नहीं है, वहाँ कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि रोड बन ही नहीं पाती, जब तक कोई हुँ, ना कोई फिर मौसम खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है। तो मजबूरी है कुछ लोगों की, नहीं बाकी कोई दिक्कत हुई नहीं। नॉर्थ ईस्ट में ही थोड़ा-सा ऐसा लगा था, बाकी एक लगा था लेह लद्दाख में ज़ोजिला पास पे। हुँ। वहाँ साइड में दोनों साइड 12-12 फुट आइस। मैंने कहा यार मैं कहाँ गया भाई, छोटी-सी गाड़ी मेरी। हाँ, बेचारी ऑल्टो यार बताओ। मैंने कहा कैसे निकलेगी? हुँ, लेकिन फिर देखा कि सब फँस रही है, मेरी निकल रही है। कैसे? क्या है ना कि ऑल्टो हल्की है थोड़ी-सी, तो बाकी जो हाँ। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी स्किड कर रही थी, कोई लोडेड गाड़ी है वो स्किड कर रही थी। इसमें गाड़ी में वेट कम है, एक तो हल्की गाड़ी है, 2 लोग थे, ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। 4 जने होते हैं तो थोड़ा वेट पड़ता है गाड़ी पे, स्किड करती है ब्लैक आइस पे। हमें कोई दिक्कत हुई नहीं सर, हुँ, थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है लेकिन जब ऊपर वाला साथ होता है तो सब निकल सब जाता है। निकल जाता है। तो क्या ऑल्टो का इस तरह से इतना इस्तेमाल होने का रीज़न यही है कि वो हल्की है और जिन बर्फ़ वग़ैरह में बाकी गाड़ियाँ फँसती हैं, जिन चीज़ों में उसमें वो निकल जाती है, ये कारण है और क्या कारण है? मतलब कि पहाड़ों में जाओ तो ऑल्टो ही ऑल्टो दिखती है। एक तो चलो सस्ती गाड़ी है, हम मानते हैं कि भई अगर इकोनॉमिकल देख रहे हो तो सबसे पहले ऑल्टो ही दिमाग में आती है। बट उसके अलावा और क्या कारण है कि पहाड़ों पे ऑल्टो ही चल रही है? और आपने भी पूरा अब ऑल्टो से कर लिया पूरा देश का कवर तो भई आप बताने के लिए सबसे सक्षम अरे इंसान है सर, इस बात को। देखिए पहाड़ों पे ऑल्टो का मतलब ये नहीं है कि सस्ती है। हुँ, हुँ। पहाड़ों पे कंडीशंस होती हैं। जितनी गाड़ी आपकी छोटी होगी, उतना पहाड़ों पे ईज़ी रहेगा। हुँ। ना ट्रैफिक रह जाता है, इधर से बस आ रही है, आपकी गाड़ी टर्न नहीं हो पा रही, बड़ी गाड़ी है तो। छोटी गाड़ी है, कहीं भी खड़ी हो जाती है साइड से, बाइक की बराबर जगह लेती है, बुलेट के बराबर। तो इसलिए पहाड़ों पे कंफर्टेबल मतलब ठीक फ़ील करती है, थोड़ी हुँ, हल्की भी है, तो जल्दी चढ़ जाती है पहाड़ियों पे। अपनी हिमालय की तो कुछ पहाड़ियाँ नहीं है सर, नॉर्थ ईस्ट में तो मैंने ऐसी पहाड़ी देखी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हुँ। गैंगटॉक वगैरह में आप जाएँगे ऊपर तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी ओह! चाहिए, नहीं तो आप फेल हैं वहाँ पे। इंडिया टूर के लिए ये नहीं कि आप गाड़ी लेके निकल जाओ, आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज़, तो ही आप ट्रैवल कर पाएँगे। ऑल्टो चल तो जाती है यार, ऑल्टो में बात तो है कुछ। एक वाइब होती है ऑल्टो में यार। एक तो आपको डर नहीं होता, ठीक है? सबसे हाँ, पहले तो भाई एक बार ऑल्टो में बैठ गए, आपको ये नहीं है कि यार गाड़ी लग गई तो नुकसान हो जाएगा। 1000-1500 रुपए में ऐसा कोई पुर्जा नहीं है उसका जो बदला ना जा सके। और पूरे देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऑल्टो के पुर्जे ना मिलें। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। हुँ, जैसे मेघालय में हमने बहुत ऑल्टो देखी, शिलांग मेघालय में वहाँ ऑल्टो ही ऑल्टो है। वहाँ पूछा भी था हमने कि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑल्टो क्यों है? बोला कि यहाँ पैसा बहुत है लोगों पे, ऑडी हुँ। भी ले लेगा, बीएमडब्ल्यू पर खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। पहाड़ी हैं, ओह! मार्केट में कहीं फँस गई तो फँस गई। ऑल्टो ऐसी है जैसे मैंने अभी आपको बताया कहीं से भी निकाल दो, कहीं खड़ी कर दो। तो इसलिए ठीक है और फिर मीडियम ऐसी गाड़ी है कि हर कोई गाड़ी का शौक कर सकता है। हुँ, हुँ, मीडियम हुँ। क्लास का जो आदमी है वो भी ऑल्टो से अपनी गाड़ी का शौक कर सकता है। हाँ, और एक वो है ना जैसे अब इससे सस्ती नैनो आई थी, है ना? नैनो भी काम-वाम सब बिल्कुल। ठीक कर रही थी, लेकिन क्या हुआ था कि यार नैनो को उन्होंने बोला कि 1 लाख की कार है, कोई भी खरीद सकता हुँ, है। अब लेकिन जब हम लोग कार खरीदते हैं ना, तो कार एक इमोशन होता है बिल्कुल। कि बाइक से उठ के आदमी कार पे पहुँचा है। अब अगर कोई कह दे कि ये सबसे चीपेस्ट कार है, हुँ, हुँ। तो वो फ़ील नहीं आती। तो ऑल्टो क्या है कि यार मिडल क्लास आदमी की गाड़ी है, गरीब महसूस नहीं कराती। और मुझे तो सर इसने इंडिया टूर पे इतना पैसे वाला महसूस कराया, कैसे हाँ, कराया? हाँ। क्योंकि हम जब इंडिया टूर पे गए थे, पूरी तैयारी से गए थे, स्टिकर लगे हुए थे, पूरी गाड़ी पे लिखा हुआ है इंडिया टूर बाई कार। सबको हुँ, पता था ये गाड़ी इंडिया टूर कर रही है। हुँ। ऑडी चल रही है, बीएमडब्ल्यू चल रही है पीछे। 20-20, 30-30 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं हमारे। शीशे में हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमारी गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं। मतलब ओह! बीएमडब्ल्यू, ऑडी वाले
ऑल्टो की वीडियो बना रहे हैं तो इससे क्या अच्छा और क्या बात होगा है सर? यार, आपने बनाया ना ऑल्टो को, जो स्टैंडर्ड दिया है आपने, तो वाह। मुझे लगा कि मैं किसी चीप गाड़ी में नहीं बैठा हूँ, इसकी हम्म, बहुत वैल्यू। अभी भी मैं कहीं मार्केट में जाता हूँ ना, फॉर्च्यूनर को नहीं देखेगा ना किसी बड़ी गाड़ी को, जो जितना फोकस इस पे होता है ना उसका, हम्म। तो अभी ऑल्टो नहीं रही सर। इसने बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ फेल कर दी। हाँ, और वो उसके पीछे यार एक आपका ने जो उसको पूरा डिजाइनिंग दे रखी है, जैसे कि आपने, जब मैंने अभी आपकी गाड़ी देखी कि उसमें आपने डाल रखा है सारी ये कैपिटल्स के नाम डाल रखे हैं, हुँ, और साथ में किस तारीख को आप कहाँ पर थे, उसका पूरा यूं मैप बनाया हुआ है आपने, बिल्कुल। जिसने वो जो लुक दिया है ना आपने ऑल्टो को। तो जैसे मुझे पता था यार, आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे, आप जब अभी मिले, तो मैं जब अपनी गाड़ी लगा रहा था तो मुझे पता था ये आपकी है। यही एक पहचान है सर मेरी। हम्म, पूरे इंडिया में कहीं भी जाती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये इंडिया टूर वाली ऑल्टो, क्योंकि पूरे इंडिया में है ही एक ऐसी यही ऑल्टो है। हम्म। तो ये तो आप मतलब 15 साल से पहले तो छोड़ोगे नहीं ना? नहीं सर, 15 साल नहीं है तो लाइफ टाइम रहेगी अब। कौन अच्छा, पन जो ये तो लाइफ तो 15 साल होती है गाड़ियों की, उसके होती बाद है क्या सर, होता खड़ी रहेगी, क्या करूँ सर? ये तो मेरा है? एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है सर। ये तो मेरे हम्म, साथ अब घर खड़ी रहे, चलेगी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा? खड़ी हम्म, रहेगी सर। इसे कैसे छोड़ूँगा सर मैं? मेरा नाम इसकी वजह से है सर, इसे कैसे छोड़ दूँगा? हाँ। जो मेरी पहचान है, वो इस गाड़ी की वजह से है। अगर ये गाड़ी नहीं होती तो मेरी पहचान कैसे होती? इसे कैसे छोड़ दूँगा? हाँ यार, ये बात तो है मतलब आपकी पहचान शो से है, पॉडकास्ट, बाबा पॉडकास्ट। आप कैसे छोड़ दोगे बाबा पॉडकास्ट? हाँ, मतलब आप हाँ, बताएँ। मेरे को लगता है कि जब मैं गुज़रूँगा ना, मेरे मुँह से जो आखिरी शब्द निकलेगा वो होगा बाबा। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। तो हाँ, ये तो ठीक है यार आपने किया। ये बताओ यार कि आपको ये कब पता चला कि आप रिकॉर्ड में आने वाले हो या आ रहे हो? क्या ये शुरुआत में फ़रवरी में पता लग गया था आपको कि आप रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हो? पता नहीं था लेकिन अप्लाई कर दिया था। हुँ, अप्लाई क्या है कि इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। हो सकता है रिकॉर्ड बने भी, हो सकता है नहीं भी बने। जैसा कि मैंने पहले सर्च किया था, 2 हुँ, लोगों ने इंडिया टूर पहले किया था। एक ने किया था 101 दिन में होंडा सिटी से, एक ने किया स्कोडा फाबिया से 74 डेज़ में। मेरा प्लान था 54 का। तो हुँ, मुझे ये तो श्योर था कि ये रिकॉर्ड इंडिया में बन जाएगा। हुँ, अब दूसरी बात आती है कि जो रिकॉर्ड्स एक्जिस्टिंग हैं, आप 2 कंडीशन में रिकॉर्ड बना सकते हैं, या तो आप एक नया रिकॉर्ड बनाइए या फिर किसी का ब्रेक करके अपना रिकॉर्ड बनाइए। हुँ। तो ब्रेक तो मैं कर ही रहा था, 54 का मतलब है फास्टेस्ट, सबसे तेज़ इंडिया में कार से करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता थी कि मैं इसे 42 दिन में कर लूँगा। वो दिन हाँ। सेव करते-करते, ट्रैवल करते-करते अपनी जो ट्रैवल की जो मेरी वो हैं, खूबियाँ हैं, उनको दिखाते-दिखाते मैंने 42 दिन में कर दिया। फिर मुझे लगा कि अब तो डैम श्योर रिकॉर्ड होके रहेगा। हुँ, फिर मैंने अप्लाई किया सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो अभी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा है। हुँ, उसमें अप्लाई किया, तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ गया। बोलते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ एविडेंसेस होते हैं उनके, जैसे फास्टैग टोल का स्टेटमेंट, हर हाँ। स्टेट की लोकेशन का फ़ोटो, उनको सबूत तो देना पड़ेगा ना कि आपने किया है। तो वो सब मैंने दिया, वहाँ से मेरा ग्रीन सिग्नल आ गया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, 44 कंट्रीज़ हमारे एशिया में आती हैं। हुँ, तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरे लिए अभी यही है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो भी मेरा हो गया। एशिया बुक हाँ। ऑफ रिकॉर्ड में वही अप्लाई कर सकता है जिसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो। अच्छा, हाँ, हाँ, मेक्स सेंस। हाँ, ठीक है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास आ गया था, हुँ, उसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी आ गया, फास्टेस्ट वाला ही। फास्टेस्ट आ गया। हुँ, बाकी हैं जैसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, टोटल 12 हैं। हुँ। किसी में यंगेस्ट से है, किसी में फास्टेस्ट से है। यंगेस्ट मैन टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार, और दूसरा टाइटल है फास्टेस्ट मैन टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार। क्या उम्र थी आपकी अभी 2023 में? 32 साल से। अच्छा, 32। हाँ, मतलब ऐसे जब आपने यंगेस्ट बोला ना, अच्छा लग रहा है 32 होने के ऊपर। अरे सर! यही तो हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाले और इनकी अप्लाई करने की प्रोसेस क्या होती है? कैसे आप अप्लाई करते हो? अप्लाई का ये है कि सर पहले तो आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। पहले आपको वेबसाइट खोल के उनकी सर्च करना पड़ेगा कि उसमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो नहीं। मैंने भी हुँ, सर्च किया था कि फास्टेस्ट किसी ने कार से किया है क्या? अगर किया होता तो मेरा रिकॉर्ड उसमें नहीं हो पाता, या फिर मुझे उसका ब्रेक करके तब अप्लाई करता। नॉर्मल उनका एक फॉर्म आता है ऑनलाइन वेबसाइट पे, वो अप्लाई करिए, उसके बाद अपनी सारे एविडेंसेस का पीडीएफ बनाइए, हुँ, हुँ, वो उसमें अपलोड कर दीजिए। कुछ उनका प्रोसेसिंग का टाइम है, 10 हुँ। दिन 15 दिन, वो आपके एविडेंसेस पे काम करेंगे, आपके एविडेंसेस फेक तो नहीं है। हाँ। उसके बाद सर्टिफाई करके उनकी कुछ फीस भी लगती है। जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की 9-10 हज़ार रुपए फीस है। जो उनका स्टाफ होता है, आपके एविडेंस पे काम करेगा, वो रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है, वो फीस सबमिट करिए। उसके बाद सर्टिफिकेट का 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप बाय कोरियर मँगा सकते हैं, या फिर आप कोई इवेंट करके किसी के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कोई जज वगैरह आपने इनवाइट किया है उसके थ्रू, हुँ, तो मैंने तो बाय कोरियर मँगा लिए थे। उसके बाद मैं अभी मेल करता रहता हूँ। लास्ट
अभी कुछ दिन पहले ही मैं जो मारुति के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके पास गया था, अपना एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफ़िकेट मैंने उनके हाथ से लिया। हाँ, दिल्ली मारुति का हेड ऑफ़िस है, शशांक श्रीवास्तव सर, उनसे। वाह! बहुत बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए। तो जैसे आपने ये फाइनेंसेस के हिसाब से मेरे को बताओ यार कि टोटल कितना खर्चा आया? थोड़ा-सा डिवीज़न बताओ यार, हुँ, हुँ। पैसे-वैसे का हिसाब क्या होता है इतने में? ये था कि सर हमने जो प्लानिंग की थी वो करी थी 54 डेज़ की। हुँ, तो हमने जो अपना शेड्यूल बनाया था फाइनेंस का, वो 54 डेज़ के हिसाब से बनाया था। हुँ, जिसमें हमने एवरेज ₹2000 पहले लमसम होटल का पकड़ लिया था, हुँ, ₹2000 फूड का पकड़ लिया था, किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का पकड़ लिया था। तो हमने साढ़े 4-5 लाख रुपए का एक बजट बनाया था। ठीक। 1 डेढ़ लाख रुपए हम कैश लेके गए थे, हुँ, क्योंकि यूपीआई मान लो कहीं फेल होती है, कार्ड कहीं ब्लॉक होता है, कैश होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। कैश भी हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बैग में 20,000 एक बैग में हाँ, 20,000 हाँ, हाँ, हाँ। जो मेरे साथ रवि था उसको 20,000 दिया, 20,000 मैंने रखा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद मेन चीज़ आती है, अब हमने 42 दिन में कर लिया। तो जो 10-12 दिन का फूड सेव कर लिया हमने, 10-12 दिन के होटल सेव कर लिए, 10-12 दिन का किलोमीटर में कोई सेव नहीं हुआ क्योंकि किलोमीटर तो गाड़ी उतनी चलनी थी। हुँ, बाकी सब में हमने सेव कर लिया। तो जो टोटल हमारा खर्चा हुआ इस ट्रिप पे, फूड, हुँ, फास्टैग 17,000 के तो हमारे फास्टैग लगे। टोल जो लगा हमारा 17,000 का लगा। हुँ। टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ है 17 या 70? 17 17। 17 अच्छा। तो टोटल जो खर्चा हुआ है हमारे ट्रिप पे, वो हुआ है 3 लाख रुपए का। अच्छा, 3 लाख रुपए में आप पूरे देश का चक्कर काट के आ गए हो। बिल्कुल सर। जिसमें 1 लाख का तो सीधे-सीधे पेट्रोल था। आह! बाकी 2 लाख रुपए का फूड एंड होटल समझ लीजिए। कहीं पार्किंग है, कहीं रोपवे से घूमे थे गैंगटॉक को, तो रोपवे की हुँ, टिकट हुआ, कोई मॉन्यूमेंट्स हुआ, कोई म्यूज़ियम हुआ, ये सब करते हुए 3 लाख रुपए हमारा टोटल खर्चा निकला था। तो काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ हो गई। हुँ, ये एक मैं पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू देख रहा था। तो पंकज त्रिपाठी जी ने कहा था कि अगर तुम अपनी जवानी में कोई जो सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो, हुँ, वो ये है कि देश का एक चक्कर काट के आओ। बिल्कुल सर। और इंडिया का हर भारतीय को इंडिया की जर्नी एक बार करनी चाहिए सर, बहुत खूबसूरत है इंडिया। टाइम नहीं है, हुँ, देखो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी इंडिया टूर करे। किसी स्टेट आपकी लीव होती है, किसी स्टेट चले जाओ, फिर अगले महीने किसी स्टेट चले जाओ, इस तरीके से घूम सकते हैं इंडिया को, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार घर से निकलें, पूरा इंडिया टूर करके घर में घुस जाओ। कभी भी करिए पर इंडिया को घूमिए, बहुत सुंदर है। लोग देखा होगा फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, हुँ, पटाया बना लिया ट्रिप, कहीं बना लिया। अपने इंडिया को ट्रैवल करके देखें सर, बहुत खूबसूरत है। सारी हुँ। ब्यूटी देख ली हमने इंडिया में, ऐसे-ऐसे मंदिर देखे सर। तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है सर, जो बताया मैंने आपको शायद, अ, भारत का सबसे पैसे वाला मंदिर। तो अच्छा, आप क्या तिरुपति बालाजी की बात कर रहे हैं? नहीं, सबसे नहीं, ज़्यादा नहीं, पैसे वाला तिरुपति मंदिर? बालाजी पे तो चढ़ावा आता है सबसे ज़्यादा। हाँ। लेकिन ये विष्णु जी का मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, जो सबसे पैसे वाला मंदिर है। वो कैसे है कि उसमें 7 दरवाजे हैं। हाँ। तो उसके 6 दरवाजे जब खोले गए थे, तो उसमें से 1,32,000 करोड़ एप्रॉक्स धन पाया था। अच्छा। 7वाँ दरवाजा अभी उसका खुला नहीं है, ना परमिशन है, शापित है वो। तो ऐसे-ऐसे मंदिर अपने इंडिया में हैं, हुँ। वहाँ जाना चाहिए लोगों को। मंदिर घूम लें पहले, फिर इंडिया को ट्रैवल करेंगे तो और मज़ा आएगा। बहुत मंदिर हैं, सारे मंदिर कवर कर लोगे तो समझो आपने पूरा इंडिया घूम लिया। हर मंदिर एक अलग कल्चर लेके अलग आता है, कल्चर, एक अलग कहानी लेके जैसे आता है। महाराष्ट्र में शनि हुँ। सिग्नापुर सर, हुँ, 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 सुना हुँ। होगा शायद हाँ, आपने। हाँ, 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 बहुत हाँ। अद्भुत कहानी है उस मंदिर की। मतलब क्या कहानी है कि उस एरिया में चोरी नहीं होती। वहाँ ज्वेलरी की दुकान में आज भी लॉक नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे मंदिर भी इंडिया में हैं। हुँ, हुँ। लोगों को जाना चाहिए, थोड़ा जागरूक होना घरों में चाहिए। वहाँ पे दरवाजे नहीं होते, मैंने सुना है। दरवाजे नहीं होते या तो पर्दा लगा होगा, दरवाजा होगा तो लॉक नहीं होगा। कुंडी नहीं होगी। कुंडी नहीं है सर, बाथरूम में भी कुंडी नहीं है। वहाँ भरोसा इतना है, वहाँ ये श्राप लगा हुआ है शनिदेव महाराज जी का, कोई भी वहाँ चोरी करके जाता है तो वो 2-3 किलोमीटर से एरिया से बाहर जा ही नहीं पाता। इसलिए डर की वजह से शनिदेव महाराज के डर की वजह से वहाँ लोग चोरी नहीं करते। हाँ। बहुत बहुत भीड़ होती है उधर, काफ़ी नामी मंदिर है, आप जाना। गए हैं क्या कभी? ये एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं शिरडी साईं बाबा के हुँ, दर्शन करने गया था और दर्शन करने के बाद हमारा था कि या तो हम शनि सिंगलापुर जाएँगे या फिर एलोरा केव्स जाएँगे। तो हम एलोरा केव्स की तरफ चले गए थे कि भाई गुफ़ाओं के अंदर आप बता रहे गुफ़ाओं के अंदर क्या जी। नक्काशी, क्या बनाया है हुँ, उन्होंने हुँ। भव्य गुफ़ाओं को काट-काट के। तो वो देखने हम चले गए थे, लेकिन इनके बारे में सुना था। तो जैसा आपने बोला कि अगर आप पूरा देश कवर करोगे तो आपको हाँ, इतने कल्चर समझ में आ जाएँगे। क्या है कि बिहारी जी आते हैं लोग, हुँ, निधिवन नहीं जा पाते और भी बहुत सारे ब्रज में हमारे ऐसे-ऐसे मंदिर हैं, वहाँ लोग जा ही नहीं पाते। हुँ, हुँ। तो बिहारी जी के साथ-साथ इनको भी घूमें, जो पौराणिक मंदिर है, पौराणिक जगह हैं, रामताल है, एक ऋषि का है वहाँ पे, बहुत पुराने ऋषि थे एक, हाँ, हाँ। उनकी कहानी है। गरुड़ गोविंद मंदिर है, उसमें गरुड़ की पूरी तो ये सब जाना चाहिए। क्या है कि लोग आते हैं, बिहारी जी घूमे, चले गए। ब्रज में
आस-पास बिहारी जी के 5 किलोमीटर के अंडर में ही सारे पौराणिक जगह, मंदिर हैं, उनको भी ट्रैवल करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि यार मनी भाई, आपसे अभी बात करके, आपसे समझ के कि अ, आपका जुनून देख के, आपकी ये अलग जर्नी देख के बहुत मज़ा आया। बहुत कुछ ज़्यादा समझने को मिला। बावकाश का हिस्सा बनने के लिए मनी भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, राधे, राधे। थैंक यू सो मच। एनी टाइम यार। और ये बताओ, अगर इंस्टाग्राम में जिन लोगों को आपको ढूँढना है, आपकी इंस्टा आईडी है ए टू जी डॉ ए टू ज़ेड द ब्रज, ए टू जेड द ब्रज। दिब्रज। ब्रज मतलब जहाँ हम रहते हैं वो ब्रज है। हुँ, ए हुँ, टू हुँ। ज़ेड का मतलब है आपको मेरे चैनल पे ब्रज का सब कुछ मिलेगा। क्योंकि हाँ। मेरा चैनल जो है मैं मंदिर एक्सप्लोर करता हूँ हुँ, ज़्यादातर। हुँ, इंडिया का टूर तो मैंने अचानक बना लिया था, प्लान हो गया, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर मैं अपने चैनल पे दिखाता हूँ, ब्रज की चीज़ें दिखाता हूँ। जितने भी मंदिर हैं हुँ, ब्रज में वही कोशिश रहती है मेरी दिखाने की। तो ए टू ज़ेड से मतलब है ब्रज में जितना भी है ए टू ज़ेड हुँ, वो हुँ, हुँ। सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारे मंदिरों के बारे में या मंदिर, खाना सब कुछ आप इंक्लूड करते हो सब कुछ उसमें? सर। अभी तो क्या है कि सर पिछले 1 साल से ही रेगुलर होने लगे हैं, नहीं अदरवाइज़ तो इतना ध्यान था नहीं। हुँ, इंडिया हुँ। टूर के बाद ज़्यादा जागरूक हो गए हम लोग। हाँ, 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 हाँ। तो कोशिश ये रहेगी आगे भी अपने ब्रज का ही कंटेंट दिखाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बाबा लोग आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि इनका चैनल चेकआउट करें और उनके साथ जुड़ जाएँ, ताकि जिस तरह ये अपनी जर्नी में और अपना बढ़िया कंटेंट बनाते जाएँगे, बढ़िया चीज़ें सीखते जाएँगे, आपको भी सिखाते जाएँगे। और बाबा, ये था आज का बाबाकास्ट का हमारा एपिसोड, जिसे करने में हमें फिर से बहुत मज़ा आया। ये बहुत अलग तरीके के व्यक्तित्व था इनका, और इन्होंने वो चीज़ की है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, वो है कि इतना गाड़ी चलाना। है ना? तो इन्होंने वो कर दिखाया है, और इनसे जानने में, समझने में बड़ा मज़ा आया मुझे। तो वाह! आपको भी मज़ा आया हो, अगर आया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया। हमें सुनने में आया, देखने में आया भई कि जो 97% हमारे विज़िटर्स हैं, वे लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमेशा न्यू विज़िटर होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है बाबा, मतलब ऐसा क्या है कि तुम हमारे साथ अपना रिश्ता बनाना नहीं चाह रहे हो? तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं वहाँ लोग अगले पॉडकास्ट में। तब तक ख्याल रखो अपना। शब बख़ैर।